करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है लचित दिवस के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी लचित बड़फुकन जी जो कि अहोम डायनेस्टी के एक बहादुर सेनापति थे, उनका 400वां जन्मदिन था। 400वां जन्मदिन था, तो इस जयंती को अभी सेलिब्रेट किया गया। अहोम डायनेस्टी के लचित बड़फुकन जी जो अहोम डायनेस्टी के सेनापति थे, इनकी 400वीं जयंती थी। इसे अभी सेलिब्रेट किया गया था दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, अब जानते हैं अहोम किंगडम के बारे में। अहोम किंगडम की बात करते हैं तो ये किंगडम जो आज का असम है ना, आज के असम में इन्होंने 13वीं सदी से 13 टू 19 सेंचुरी के 13वीं से 19वीं सेंचुरी के बीच में वहाँ पर शासन किया था। अहोम डायनेस्टी ने आज के असम, आज का जो असम है ना, वहाँ पे 13वीं से 19वीं सदी के बीच में वहाँ पर राज किया था, वहाँ पर रूल किया था। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट है मुख्य रूप से किससे हुआ था? मुख्य रूप से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मुगल से हुआ था। मुख्य रूप से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो मुगलों से हुआ था। मुगलों की और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट 1613 से लेके 1682 तक, मतलब जहांगीर से स्टार्ट हुआ और औरंगजेब तक इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता ही गया। पहले जहांगीर ने किया, उसके बाद औरंगजेब जब तक आया था तब तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहे। औरंगजेब ने 1662 में अहोम डायनेस्टी पर अटैक करवाया। 1662 में अहोम डायनेस्टी पर औरंगजेब ने अटैक किया और अहोम डायनेस्टी के कुछ हिस्से पर औरंगजेब द्वारा कब्जा कर लिया गया। मुगलों द्वारा अहोम डायनेस्टी के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। अब इसका बदला लेने के लिए अहोम डायनेस्टी बदला तो लेगी। अब इन्होंने युद्ध किया वापस। कब किया? अब 1662 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में 1669 में अहोम डायनेस्टी, इनके राजा थे जिनका नाम था स्वर्गदेव। नाम याद रखना, नाम इतना याद न रखो भी तो चलेगा यूपीएससी के लिए। तो स्वर्गदेव चक्रध्वज, अहोम डायनेस्टी के किंग थे स्वर्गदेव चक्रध्वज। ठीक है, इन्होंने अपने सेनापति जिनका नाम था लचित, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे, लचित बड़फुकन, तो इस सेनापति के नेतृत्व में इन्होंने मुगलों पर अटैक कर दिया। ये अटैक कब किया था? 1669 में, 1669 में। अब मुगलों की ओर से कौन थे? मुगलों की ओर से राम सिंह थे। ये जयपुर राजा थे राम सिंह। ये मुगलों की ओर से लड़े और इनकी ओर से थे लचित बड़फुकन जी। इनके बीच में हुआ 1669 से इन लड़ाई की और फाइनली 1671 में युद्ध हुआ। कौन सा? सरायघाट का युद्ध हुआ। 1669 से तो तैयारियां चल रही थी। फाइनली 1671 में 1671 में सरायघाट का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ सरायघाट का युद्ध? नीचे की स्लाइड में एक बार पूरे से क्लियरली समझा देते हैं। अहोम डायनेस्टी, अहोम कब का इन्होंने किया? 13वीं से 19वीं सदी तक राज किया था। कहाँ? आज के असम में। इनका मेन टकराव किससे था? मुगलों से। 1615 से 1682 तक, 1682 तक। अब इनके मुगलों से टकराव था। मुगलों ने 1662 में अहोम के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया। अब अहोम ने लिया बदला। अहोम के राजा कौन थे? अहोम के राजा थे उस टाइम में स्वर्गदेव चक्रध्वज अहोम के राजा थे। इन्होंने लिया बदला लेने के लिए क्या किया इन्होंने? 1669 से 1669 से प्लानिंग करी और फाइनली इन्होंने अपने सेनापति लचित बड़फुकन जी को भेजा। वर्सेस थे कौन थे? राम सिंह जो जयपुर के राजा थे। इनके ऊपर ये किसकी ओर से लड़ रहे थे? औरंगजेब की ओर से। और ये लड़ रहे थे अहोम डायनेस्टी की ओर से। 1671 में युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम क्या था और कहाँ हुआ युद्ध? युद्ध हुआ था सरायघाट में युद्ध हुआ था, इसलिए सरायघाट का युद्ध भी कहा जाता है। इस लड़ाई में लचित बड़फुकन जी ने गुरिल्ला टेक्निक यूज करी। अब इनके पास तो सेना बहुत थी मुगलों के पास में, तो लचित बड़फुकन जी ने गुरिल्ला टेक्निक यूज की। अब गुरिल्ला टेक्निक क्या होती? इसमें ये होता है कि इनके पास सेना कम थी, इनके पास सेना ज़्यादा थी। और ये जो लचित बड़फुकन जी थे और जो अहोम थे, ये इनकी जो मतलब जंगल तो इनका ही था, जंगल है वो एरिया पूरा इनका ही था। वो इनकी ज्योग्राफी से वाकिफ़ थे, इनके टेरेन से वाकिफ़ थे। इनको पता कैसे युद्ध करना जंगलों से, कैसे रिवर से होते हुए अटैक करना है।
तो अगर ये रिवर से घुसे, इनको रिवर में आता ही नहीं था तैरना वरना, तो रिवर पे अटैक कर देते थे, इधर जंगलों से अटैक कर देते, इधर पहाड़ियों से अटैक कर देते और फिर वापस भाग चले जाते थे। इस प्रकार से इन्होंने अटैक कर करके इन्हें मुगलों से बुरी तरह से पराजित किया। 1671 में बुरी तरह से पराजित किया। अगर टोटली बात करें, मुगलों ने 17 बार अहोम पर अटैक किया था। एक बार ओनली जीत मिली थी 1662 में, वो भी कुछ भूभाग पर कब्जा किया था। बाद में फाइनली अहोम ने वापस वो भूभाग भी ले लिया। फिर 1671 में जब सरायघाट की जो युद्ध हुआ था, उसमें अहोम ने, जो अहोम किंगडम था, उन्होंने मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया और इसके बाद में मुगलों की वापस कभी जाने की वहाँ हिम्मत भी नहीं हुई। इनके दांत खट्टे कर दिए थे, इतना बुरी तरह से इनको हराया। ये पूरा इस युद्ध का वर्णन था। अब थोड़ा बहुत लचित बड़फुकन जी के बारे में बात करें। लचित बड़फुकन जी का बर्थ हुआ था वो 1622 में हुआ था। अहोम जनजाति में हुआ था। ये असम के ही थे। बचपन से काफ़ी लड़ाकू थे, काफ़ी युद्ध कौशल थे और इसके साथ साथ इनको जब इनके जो राजा थे ना, अहोम सुरगदेव चक्रध्वज जो अहोम शासक थे, इन्होंने इनके पास में 5 बहुत जो समझदार लोग थे, उन 5 लोगों की सूची में इनको शामिल किया। किसको? लचित बड़फुकन जी को। और इनको पोस्ट दी, अलग अलग पोस्ट दी। जैसे एक तो इनको सेनापति बना दिया गया, लचित बड़फुकन जी को सेनापति बनाया, कमांडर आर्मी चीफ बना दिया। इसके साथ साथ इनको जैसे कि न्याय, मतलब आपको कानून व्यवस्था संभालनी, न्याय वगैरह करना, तो इसके लिए भी इनको समा दिया। साथ में साथ एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी इनको दे दिया गया। सेनापति कमांडर बना के चीफ कमांडर बना दिया, आर्मी भेज दिया, जुडिशरी का काम भी दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर दिया। काफ़ी नॉलेज था इनको, ठीक है। युद्ध में कौशल में काफ़ी एक्टिव थे, अच्छे से युद्ध कर सकते थे, ठीक है। इनको काफ़ी टेक्निक थी, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करते थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए आज इनको सेलिब्रेट, अहोम प्रजाति जो अहोम है ना, वो इन पे गर्व करते थे। आज भी असम में इनका नाम है वो गर्व से लिया जाता है और लचित दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार भी वैसे इनको, मतलब जो ये है ना, इनके बारे में काफ़ी लोगों को कम पता है, क्योंकि जो हमारी बुक वगैरह है ना इतिहास की, उन बुक में आप देखोगे ना, उन बुक में इनके बारे में वर्णन बहुत कम है। जो ऐसे महान बहादुर जो योद्धा हुए थे ना, उनके बारे में बहुत कम वर्णन है। अब धीरे धीरे तो इंटरनेट का ज़माना आया है और अभी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, तब इनका नाम आ रहा है, नहीं तो पहले इनके बारे में बहुत कम वर्णन था। अब जानते हो कि किनका वर्णन था किनका नहीं, बाकी इनके बारे में बहुत कम वर्णन था। तो बार बार कहते हैं ना, हिस्ट्री को रीराइट करना चाहिए, तो फोकस कर सकते हैं इस पर। बाकी वो तो चलो ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। बाकी ये जान लो 1662 में जंगलों में विजय अहोम, देखो ये पूरा हिंदी मीडियम में लिखा गया। आप 1600 सरायघाट का युद्ध हुआ था, लड़ी गई थी किसके बीच में? सुरगदेव के बीच में, और फिर इनको जीत मिली थी। ये सब इसके बारे में दिया हुआ है। लचित बड़फुकन जी ये सैन्य कमांडर थे, ठीक है। और राजा जो चक्रध्वज थे, इनको 5 पार्षदों की सूची में अभी अपनाया गया। इनको प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य जिम्मेदारी भी दी गई थी। ये गुरिल्ला टेक्निक का यूज़ करते थे। और जो गुरिल्ला टेक्निक, एक मराठा में जो शिवाजी थे ना, शिवाजी, वो भी गुरिल्ला टेक्निक का यूज़ करते थे। गुरिल्ला टेक्निक अटैक किया और फिर उनको नुकसान पहुंचाने का था। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक हुआ करती थी, बहादुर थे, शासक थे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मेडिका कम्युनिटी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? मेडिका कम्युनिटी के बारे में आज में जानेंगे, पहले जानते हैं न्यूज़ में। अभी केंद्र सरकार ने, अभी तेलंगाना में वोट वगैरह चल ही रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि जो ये मेडिका कम्युनिटी है, ये एससी में आती है, शेड्यूल कास्ट में आती है। तो इनको सब कैटेगराइज किया जाएगा। मतलब शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत तो आरक्षण है ही, इसके अलावा भी इनको अलग से आरक्षण भी दिया जाएगा, ताकि क्या होता है, देखो शेड्यूल कास्ट, इसमें बहुत सारी कास्ट है। कुछ कास्ट है उनके पास तो रिसोर्सेज थे, वो काफ़ी थोड़ी रिच थी, तो उन्होंने तो जो आरक्षण वगैरह था उनका यूज़ कर लिया, मतलब उनका बेनिफिट लेते हुए वो तो बाहर आ गई, मतलब काफ़ी अमीर हो गई। उनकी जो सोशल कंडीशन पहले थी ख़राब थी, उनसे वो बाहर आ गई। लेकिन कुछ है उनके पास इतने रिसोर्सेज थे नहीं, नॉलेज था नहीं, तो वो अभी भी इसी जो कैटेगरी के अंदर ही अंदर है। तो उनको बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट समय दर समय कोशिश करती रहती है। तो मेडिका कम्युनिटी है वो भी एससी के अंतर्गत उसी सिचुएशन में, इनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये इनकी जो सामाजिक स्थिति वो भी बहुत ख़राब है, इनका जो व्यवसाय है वो चमड़े वगैरह का काम करना है। तो इसको बाहर लाने के लिए इनको एससी के अंतर्गत भी अलग से कैटेगराइज किया जाएगा और भी ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, और इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब मेडिका कम्युनिटी की बात करें, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के रीजन में रहते हैं, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी रहते हैं और अदर स्टेट में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन 3 स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 50% एससी की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 50% है वो मेडिका कम्युनिटी है। मतलब टोटल जो कम्युनिटी है, उस जो टोटल एससी कास्ट है उसकी
50% है वो मडिगा कम्युनिटी, कहाँ, तेलंगाना की बात कर रहे हैं। 2011 की इनकी जनगणना देखोगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी टोटल पॉपुलेशन है वो 67 लाख है। 67 लाख इनकी टोटल पॉपुलेशन है। ये जो मेन काम करते हैं वो चमड़े का करते हैं, लेदर का काम करते हैं, ट्रेडिशनल कार्य करते हैं, ज़्यादातर हाथ वगैरह से जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाने का कार्य करते हैं। हिंदी मीडियम भी आप पढ़ सकते हो एक बार। ये पूरा आर्टिकल था मडिगा कम्युनिटी के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट सर्ट इन फॉर्म फ्रॉम RTI। न्यूज़ में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सर्ट इन कंप्यूटर रेस्पॉन्स जो टीम इमरजेंसी टीम थे ना, उनको RTI से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और न्यूज़ में क्यों है, ये तो पूरा है, न्यूज़ आप समझ में आई गई होगी, इसीलिए तो न्यूज़ में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सर्ट इन को RTI से एग्जेम्प्ट कर दिया, इसीलिए न्यूज़ में। अब जान लेते हैं सर्ट इन के बारे में। सर्ट इन की बात करें ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये फुल फॉर्म है इसकी, इंडिया। सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, सर्ट इन, ये फुल फॉर्म है इसकी। और न्यूज़ में है कि RTI से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। सर्ट इन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, सर्ट इन आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है सर्ट इन। अब इसकी बात काम क्या है, ये कार्य करती है, ये साइबर से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ होती है, साइबर अटैक हुआ, साइबर स्पेस है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसे रेगुलेट करना, अगर साइबर अटैक हुआ है तो उसे प्रिवेंट करना, नहीं हुआ तो अगले भविष्य में हो ही नहीं उसका ध्यान रखना, लोगों को जागरूक करना। और लोग ये भी ध्यान रखें कि अगर साइबर अटैक किसी पे हुआ है तो तुरंत उसको रेस्पॉन्स देना, गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके जो डेटा है उसको रेगुलेट करना, उसको कंप्यूटर से रिलेटेड रेस्पॉन्स करना। सारी काम है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड है, साइबर से रिलेटेड, वो सारे काम कौन करता है, सर्ट इन करती है। आगे आप देखोगे तो सारे इसमें काम अलग अलग लिखे गए, लेकिन सारे काम यही करती है। और 2008 में एक IT एक्ट लाया था, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2008 में लाया था। उसके तहत इनको कुछ और इन भी पावर दी गई। तो उसमें ये पावर दी गई है कि अगर लोगों को पता नहीं है कि उनका डेटा चोरी हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो उसे प्रिवेंट कैसा करना है, तुरंत रेस्पॉन्स देना है, ये भी एक्स्ट्रा भी इनको पावर दी गई थी, वो भी सारा इसमें लिखा गया, आप देख सकते हो। तो पूरी इसके बारे में ये देख लो, ये इसके कार्य हैं। विजन क्या है, प्रोटेक्ट करना साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करने का कार्य है। और ये मैं जो कम्युनिकेशन डालती, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी से उनसे कम्युनिकेट करती है, प्रिवेंट करती है साइबर स्पेस को फ्यूचर में अगर अटैक वटैक हो। और 2008 में एक्ट लाया था, उसके अलावा उसमें कुछ और भी पावर दी गई, जैसे कि डेटा को उसको एनालाइज करना है, अगर साइबर अटैक हुआ तो उस इंसिडेंट को एनालाइज करना है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, फ्यूचर में ऐसा अटैक नहीं हो। और भारत में जो साइबर से अटैक से रिलेटेड जो भी वनरेबिलिटी है उसे कम से कम करना, कि बहुत कम अटैक हो, ऐसे भी कार्य करने का दिया। साइबर संग्रहण, डेटा का विश्लेषण करना है, आम नागरिकों को भी जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करती है। ठीक है, फोरकास्ट करती है, अलर्ट करती है, साइबर जो सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की एजेंसी है उनको अलर्ट करने का भी काम करती है। इमरजेंसी में मेजर्स भी लेने का कार्य करती है, कोऑर्डिनेट करने का भी कार्य करती है, इश्यू गाइडलाइन भी जारी करती है, एडवाइजरी जारी करती है, वनरेबिलिटी को कम करती है। बहुत सारे इसके कार्य हैं, आप पढ़ सकते हो इसको डिटेल में। ठीक है, ये सारे कार्य हैं। अब जानते हैं RTI एक्ट के बारे में। RTI एक्ट की बात करें, ये 2005 में लाया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री इस एक्ट को लाई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मिनिस्ट्री लेके आई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, कब आया था, 2005 में आया था। ये क्या काम, इसका काम क्या है, पहले तो काम देख लो। इसका काम है कि टाइमली, समय पर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, मतलब इन्फॉर्मेशन देना। आप अगर RTI के तहत कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहो ना, वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी, तो समय पर देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़। अब कोई भी व्यक्ति है, उसको किसी स्कीम से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ से लेगा, RTI के तहत ले सकता है। तो टाइम पर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही RTI एक्ट लाया गया था। कब आया था, RTI एक्ट 2005 में आया था। टाइम पर लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, और इसमें इसका एम भी यही है कि सिटीजन को टाइम पर इन्फॉर्मेशन देना। इसमें यूनियन और स्टेट पब्लिक अथॉरिटी है, वो टाइम पर इंफॉर्मेशन देगी, साथ ही साथ उनकी RTI एक्ट के माध्यम से उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, कोई भी एजेंसी है वो अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अब RTI के माध्यम से उनकी जानकारी निकालोगे। अब जानकारी निकालोगे तो पता चले वो काम ही नहीं करी, तो इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी।
ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को सब पता होगा कि भाई क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिटीजन एम्पावर होंगे, इससे सिटीजन को पता होगा कि क्या क्या कार्य अपने देश में हो रहा है। ऐसी एम्पावरमेंट होगी, सिटीजन क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। इसमें वेरियस एस्पेक्ट है, पब्लिक अथॉरिटी वगैरह में वो अपना डेटा डिस्क्लोज कर सकती है, और इसके साथ साथ अपना खुद का भी डेटा वो डिस्क्लोज कर सकती है, जिससे बार बार डेटा मांगना न पड़े, ठीक है। और प्रोड्यूसर फॉलो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इंक्लूडिंग चैनल्स फॉर सर्विलेंस अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग अदर्स। इसका सेक्शन 4, इस एक्ट का सेक्शन 4 है, वो कहता है कि जो भी अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट की, वो अपना खुद का डेटा है वो पहले से ही खुद से वो जारी कर दे। अगर वो खुद से जारी कर देगी तो इस एक्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और आरटीआई के तहत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो सारी डेटा पब्लिक डोमेन में रख देगी, तो आरटीआई की तहत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा डेटा पब्लिक डोमेन में पहले से ही है, क्या मांगने की जरूरत पड़ रही है। तो ये इस एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और इसका सेक्शन 8 कहता है कि सेक्शन 8 है कि कुछ चीज़ ऐसी है जिसको इन्फॉर्मेशन देने से आप मना भी कर सकते हो। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको आप इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकते हो? इंडिया की सॉवरेनिटी की बात है, इंडिया की इंटीग्रिटी की बात है, सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजी रणनीति बनाएगी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, उसके साथ में फॉरेन स्टेट से रिलेटेड कोई बात है, और कुछ ऑफेंस करने से रिलेटेड कोई बात है, कोई वो किसी ने ऑफेंस करने करेगा इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, तो ऐसी बात देने से डिनाई कर सकते हो। इस एक्ट में ये भी कहा गया है। कुछ तो प्रावधान होते ही है ना, वो दोनों तरफ के, मतलब आप दे भी सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। और देखो इन्फॉर्मेशन कैन बी पब्लिक, अगर लो प्रोसेसर्स की बात है उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है उससे आप देने से मना कर सकते हो, नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हम नहीं दे सकते हैं। पार्लियामेंट का प्रिविलेज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज, इनकी जो विशेष अधिकार होते हैं उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो देने से मना कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो देने से आप मना कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐसी जो इनको देना जरूरी नहीं है तो वो भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हो। कैबिनेट के कुछ पेपर है वो भी देने से मना कर सकते हो। ऐसे कई प्रकार के हैं जिसे देने से मना कर किया जा सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 8 में ये लिखा गया है। और सेक्शन 8(2) में ये भी लिखा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं देनी चाहिए उनको दे देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट सर्व्ड हो रहा है, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पब्लिक इंटरेस्ट के तहत दे देनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। और इसका एक शेड्यूल 8 है। देखो शेड्यूल 8 है वो इन्फॉर्मेशन, देखो पहली बात है शेड्यूल 4 है वो इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दो। शेड्यूल 8 बोलता है इन्फॉर्मेशन मत दो, मतलब किस किस चीज़ों में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये शेड्यूल आप है शेड्यूल 4 इन्फॉर्मेशन खुद ही डिस्क्लोज कर दो। शेड्यूल 8 इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं कहाँ नहीं देनी है। शेड्यूल 8(a), शेड्यूल 8(2) वो क्या बोलता है कि इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो इन्फॉर्मेशन सारी दे दो। अब शेड्यूल 2, इसी एक्ट का शेड्यूल 2 ये क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी एजेंसी है वो अपना जो डेटा है वो आरटीआई के तहत नहीं देगी। तो इसमें टोटल 26 एजेंसी है वो आरटीआई के तहत अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करती। कौन कौन सी 26 एजेंसी से इसका एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि रॉ है, DRDO है, ऐसी 26 एजेंसी है ना, IB है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ऐसी कई एजेंसी है वो अपना डेटा किसी के साथ आरटीआई की तहत शेयर नहीं करती है। ऐसी टोटल 26 एजेंसी है। अब हो गई 27, क्योंकि उसमें CERT-in को भी शामिल कर दिया गया, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो अब टोटल हो गई 27 एजेंसी ऐसी हो गई जो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। ये पूरा आर्टिकल था CERT-in और आरटीआई के बारे में था। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मनरेगा ऑडिट 50% लोकल बॉडी जस्ट 6 स्टेज। ये तो न्यूज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। अपन जानते हैं मनरेगा के बारे में, महात्मा एक्ट के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम का महात्मा जी का गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फुल फॉर्म याद रखना, प्री में क्वेश्चन बनते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, कई बार मैंने देखा है, तो आप ये देख सकते हो फुल फॉर्म को भी। तो ये एक्ट आया था 2005 में, इनेक्टेड किया गया था इस एक्ट को। और इसमें क्या ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, ये भी डायरेक्ट प्रीली में क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट ऐसी स्टेटमेंट बनेगी कि जो है मनरेगा है, मनरेगा नरेगा, पहले तो ये रूरल मिनिस्ट्री दे दी, एक ऑप्शन में दे दिया। इसके साथ साथ ये है 2005 में एक्ट लाया गया था और ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या किसी और मिनिस्ट्री को दे दिया, या फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो ये याद रखना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका एम, ये भी डायरेक्ट लाइन बन सकती है प्रीलिम में कि इसमें 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है, ऐसा लिखा देगा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, या तो स्किल्ड वर्कर को, ऐसा लिख दिया तो गलत है। स्किल्ड वर्कर क्यों काम करेगा इसमें, अनस्किल्ड वर्कर को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, किसको दिया जाता है, अनस्किल्ड वर्कर को, ये देखा अनस्किल्ड वर्कर को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है पर फैमिली। और यहाँ पे रूरल को भी, ये वर्ड सारे कीवर्ड याद रखना, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर का भी कीवर्ड है। उसके साथ में एडल्ट को एनी रूरल हाउस होल्ड और पब्लिक वर्क रिलेटेड टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर। अब मैं एक बार फिर से आपको सही से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें 100 दिन का काम दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, पहले तो अनस्किल्ड वर्कर को। ये अगर स्टेटमेंट बनती है तो ये चीज़ें वहाँ पे बनती है, कन्फ्यूजन करती है। 100 दिन का वर्क दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, अनस्किल्ड वर्कर को, ठीक है। पर एवरी फाइनेंशियल ईयर का भी याद रखना कीवर्ड, एवरी फाइनेंशियल ईयर। एडल्ट को एवरी एनी हाउस होल्ड, और कौन सा हाउस होल्ड, रूरल, एनी हाउस होल्ड, एनी रूरल हाउस होल्ड। तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एवरी फाइनेंशियल ईयर एनी रूरल हाउस होल्ड को, जो भी अनस्किल्ड वर्कर होगा। ये टर्म याद रखना, कीवर्ड याद रखना, मैं प्रीलिम में डायरेक्ट कीवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे स्किल्ड वर्कर को दिया जाएगा, यहाँ पे अर्बन हाउस होल्ड को दिया जाएगा, यहाँ पे एवरी 6 मंथ दिया जाएगा। कुछ भी बन गया ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो 100 दिन का स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड, 100 दिन अनस्किल्ड, एवरी ईयर, एडल्ट, एनी हाउस होल्ड, रूरल, ये कीवर्ड है, ये याद रखना आप। तो 100 दिवस का 100 दिवस का रूरल हाउस होल्ड को, यानी रूरल हाउस होल्ड को वर्क दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो भी अनस्किल्ड वर्कर के लिए होगा, ठीक है, मनरेगा के बारे में। और इसके की बात करें कि इसकी में क्या क्या बात है, तो इसमें जो वो वर्क है ना, काम का है, रोजगार है, वो इसको लीगल बना दिया गया। रोजगार देने का जो काम है लीगल बना दिया गया। अगर आपने आज डिमांड की है और डिमांड की 15 दिन के अंतर्गत आपको रोजगार नहीं मिलता मनरेगा के तहत, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता की डिमांड कर सकते हो कि हमने मांग करी लेकिन 15 दिन के अंतर्गत हमें रोजगार नहीं मिला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की हम डिमांड करते हैं। तो 15 दिन तक, ये कीवर्ड ये भी याद रखना, 15 दिन तक मांग कर सकते हो। 15 दिन के अगर नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की भी डिमांड आप कर सकते हो। और ये लीगल राइट भी बन गया है। क्या ये लीगल राइट है? क्या रोजगार है जो एम्प्लॉयमेंट है लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है? ऐसा अगर कुछ भी कीवर्ड आ जाए तो आप याद रख सकते हो, नहीं ये लीगल राइट है, इसमें 15 दिन का मनरेगा के तहत लीगल राइट है और 15 दिन के अंतर्गत रोजगार देना जरूरी है। अगर नहीं देते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें ग्राम सेवा का रोल है, राज्य की जो अपने होती है पंचायत में ग्राम सभा, उसका रोल ज़्यादा है कि वही काम का देख रेख करती है, 50% काम वही एलोकेट करती है और वही मॉनिटरिंग करने का भी काम करती है। ज़्यादातर यही दिखा गया। इसमें बहुत सारी वाटर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वर्क पे काम करने के लिए क्रेचेस होता है, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। और फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल और स्टेट मिलकर इसका फंड करते हैं। ये पूरा इसमें लिखा गया है, सेंट्रल और स्टेट मिलकर फंड किया जाता है। इसका सोशल ऑडिट भी होता है और सोशल अपनी जो एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो इसके मिलके ऑडिट कर सकती है। हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग है ना, उन्होंने गाइडलाइन भी जारी करी किस प्रकार से इसका ऑडिट किया जाना, इससे रिलेटेड इन्होंने गाइडलाइन भी जारी करी गई है मनरेगा से रिलेटेड। अब किस प्रकार से शेयरिंग की जाएगी? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। शेयरिंग की बात करें तो अगर इन अनस्किल्ड लेबर है तो उसका 100% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। थोड़ा कम है, मतलब सेमी अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है तो 75% सेंटर, 25% स्टेट शेयर करेगा। अदर कंपोनेंट की बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये करेगा, उसका फंड 100% ये करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट का है तो 100% ये करेगा, ये नहीं करेगा। ये थोड़े शेयरिंग कैसे उसके रिगार्ड। स्किल अनस्किल्ड याद रखना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी स्किल्ड है तो 75% और अदर कंपोनेंट है तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ आए। ये अपना PYQ है आज का ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके जरूर लाना जो सेमी कंडक्टर के बारे में। और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका ध्यान रखना आंसर सॉल्व करते टाइम, करेक्ट स्टेटमेंट का। कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं।
कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो फॉलोइंग रिवर दी गई है इसके बारे में देखो कि ये ब्लैक सी में कौन कौन सी जो ड्रेन होती है। तो ये ब्लैक सी अपना यहाँ से आती है ऊपर, डैन्यूब, निपर और निस्टर, 3 रिवर आती है ब्लैक सी में। ये जो चौथी है ना वोल्गा, वो आती है कैस्पियन सी में। तो इसमें वोल्गा को हटा दो, ऑल 4 होगा नहीं, 1 नहीं 2 नहीं, इसको एलिमिनेट करके भी डालते तो डैन्यूब, निपर और निस्टर। तो हमारा आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी है। चलते अपने नेक्स्ट PYQ की ओर। बात करेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट देखना था। तो इसमें पहला है मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली माइक्रो। देखो मुद्रा है ना, उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मुद्रा है वो डायरेक्ट लोन नहीं देती है। किसको नहीं देती है? इंडिविजुअल को या एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट लोन नहीं देती है। NBFC को देती है, बैंक को देती है, NBFC बैंक, और ये आगे जाके लोन देते हैं इंडिविजुअल को, ये आगे जाके लोन देते हैं इंडिविजुअल को देने का काम करते हैं। तो अपना पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इंडिविजुअल को डायरेक्टली लोन नहीं देती, इनडायरेक्टली देती है। दूसरा, इनके जो लोन होते हैं कोलेटरल फ्री है। जी हाँ, कोलेटरल फ्री स्कीम के तहत ही लाया गया था शिशु ऋण, और वो जो लोन अलग प्रकार के लोन होते हैं, तो कोलेटरल फ्री। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा है मिनिस्ट्री कौन सी दी हुई है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तीसरे में है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो ये यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है। कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी रेज किए, लेकिन फाइनली इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इनको लॉन्च किया था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तहत ही आता है। तो नन ऑफ द अबव है नहीं। और ये देख लो सी में क्या दिया गया है, 1 2 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो गलत है। जहाँ जहाँ 3 देखिए उसे एलिमिनेट कर दो। ये भी अगर आपको नहीं आ रहा ना, इसको देख के भी कम हटा सकते हो। पहला तीसरा मिनिस्ट्री फाइनेंस है, अगर आपको एक का पता है तो तीसरा यहाँ नहीं है, यहाँ मैं तीसरा इससे हटा दो तो 2 तो हट गई। अब बचा अपने पास 1 और 2। तो मुद्रा के बारे में अगर कुछ भी पढ़ा थोड़ा बहुत याद है कि नहीं यार ये डायरेक्टली लोन तो कैसे दे सकती है, इससे भी आप याद करके हाँ यार डायरेक्टली नहीं दे सकती। तो पहला तो पक्का है, तो पहला तो इसी में है, ये दोनों हट गए हैं, नॉन जो वो हो ही नहीं सकता। आंसर पहला। ये भी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।